आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, आज तक रेडियो है ये और आप सुन रहे हैं बात चैट और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। बातचीत नहीं करते हम इसमें, बात चैट करते हैं। तो चैट जो है वो दोस्तों से की जाती है, तो इस पॉडकास्ट में हम अपने गेस्ट से थोड़ी सी दोस्ताना छूट लेते हैं। तो आज बात चैट में मेरे साथ एक लेखक हैं और कहते हैं कि लेखक दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें लिखना अच्छा आता है और दूसरा जिन्हें बिकना अच्छा आता है, मतलब जिनकी किताबें खूब बिकती हैं। तो मेरे गेस्ट जो आज हैं उन्होंने पिछले कुछ साल में दोनों ही मामलों में कमाल किया हुआ है, लिखते भी खूब हैं। एक कटिया है इनके लेखन में जो आपको फांस लेती है, बहुत ही एंगेजिंग लेखन है, और साथ ही इनकी किताबें बिकती भी बहुत हैं। तो कोई शक नहीं इस वक्त कि वो देश के सबसे पॉपुलर लेखकों में से एक हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, अमीश त्रिपाठी। वेलकम अमीश, आज तक रेडियो पर। नमस्ते। नमस्ते कुलदीप जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और ये बताएं कि लंदन में आप हैं, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है। मतलब ये इंट्रोडक्शन में ही आना चाहिए था वैसे तो, कि आप अब नेहरू सेंटर के डायरेक्टर हैं। इसमें ये पहले मतलब अपन किताब पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ये काम क्या है, ये जिम्मेदारी क्या है, थोड़ा इस बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक रोल है, कूटनीतिक कार्यभार है ये। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल है जो अंग्रेज सरकार के फॉरेन ऑफिस के अंतर्गत काम करता है, कि इंग्लैंड और यूके का सॉफ्ट पावर बढ़ाता है पूरे दुनिया भर में, वैसे ही हमारे भारत देश का भी आईसीसीआर है जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो सेंटर है आईसीसीआर का, वो यूके में है, लंदन में नेहरू सेंटर। हमारा खुद का एक बिल्डिंग है यहाँ पे, एक अच्छा हेरिटेज स्ट्रक्चर बिल्डिंग है मेफेयर में। और हमारा काम यह है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विचारधारा, इस सब को अंग्रेजों के बीच फैलाया जाए। और सिर्फ यूके में नहीं, हमारा कार्य ये भी होता है कि जो भी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, जो एंग्लोफोन वर्ल्ड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे भी जितना हो सके हमसे भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति के द्वारा हम अंग्रेजों के में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना पाए भारत माँ के तरफ। अमीश, शिव ट्रिलॉजी के तौर पे पहला बड़ा धमाल आपने किया है ना। इंडियन हिस्ट्री ऑफ पब्लिशिंग में सबसे तेज़ी से बिकने वाली वो बुक सीरीज़ है। फिर अमीश ने रामचंद्र लिखा है ना, 3 किताबें उसकी भी आ चुकी हैं। तो जो आप लिखते हैं उसका जो जॉनर है वो बड़ा दिलचस्प है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो बड़ा रिस्की भी है ना। मतलब पर वो पसंद इसलिए आता है, वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर, कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना क्या उसमें बुरा भला। तो बैठकर तसल्ली से पीछे मुड़कर देखना है ना, अपना भी अतीत और अपने पुरखों का भी, और उसकी कहानियों की तरह सुनाना, टेक्स्ट बुक्स की तरह नहीं। तो ये काम अमीश आप करते हैं। 19 ज़ुबानों में आपकी किताबों का ट्रांसलेशन हो चुका है। और अब जो नई किताब आई है, पिछले महीने रिलीज़ हुई, ये किताब एक भुला दिए गए नायक के बारे में है जिनका नाम राजा सुहेलदेव था, और जो 11वीं सदी में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो बहादुरी की मिसाल कही जाती है। आज इसी पे बात करेंगे विस्तार से। अमीश, ये 21वीं सदी है, आज से 10 सदी पहले की ये कहानी है। लगभग 1000 साल हो गए, 11वीं सदी में सुहेलदेव हुए थे। तो सुहेलदेव के बारे में अभी हमारा इतिहास कितना जानता है? फॉर अ बिगिनर, अभी चूँकि हम बातचीत शुरू कर रहे हैं, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे सुहेलदेव को? इस कहानी का जो एक क्रिस्प ट्रेलर जिसको बोलते हैं वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो इतिहास जो हमें जो सिखाया गया है, कई हद तक एक गलत धारणा पर आधारित है। जो घटनाक्रम हुए उसको मैं नकारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो घटनाक्रम के ऊपर जो इंटरप्रिटेशन लगाया गया है उसको मैं नकारने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें बताया गया है कि भारत एक कमजोर देश था। पिछले 1000 साल में विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और उनने बार बार हमें हराया। कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज कायर थे, हमारे पूर्वज कमजोर थे, इसीलिए इतनी लड़ाइयाँ, इतने युद्ध हमने हारे, जो मेरे हिसाब से एकदम एक गलत धारणा है। आप देखेंगे प्री ब्रॉन्ज एज कल्चर जो है, ब्रॉन्ज एज मतलब अभी से करीब 5000 वर्ष पहले, प्री ब्रॉन्ज एज कल्चर में मात्र एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है जो आज भी जिंदा है। बाकी सब मर गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब म्यूजियम पीसेस है।
आप फेरोनिक इजिप्ट को ले लीजिए या मेसोपोटामिया को ले लीजिए या ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया को ले लीजिए, सब के सब ध्वस्त हो गए। और चीन इतना प्राचीन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि चीन भी ब्रॉन्ज एज कल्चर है। नहीं, चीन उतना प्राचीन नहीं है। चीन करीब 2500 साल पुराना है। हाँ, प्राचीन कल्चर है, लेकिन भारत जितना नहीं। और वही आक्रमणकारी जो भारत में आए थे, उन्होंने ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया पर भी आक्रमण किया, फेरोनिक इजिप्ट पर भी आक्रमण किया, मेसोपोटामिया पर भी आक्रमण किया, बाद में ग्रेको रोमन कल्चर पर भी आक्रमण किया, लेकिन वो सब मर गए। ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया जो था, एक जमाने में पूरे दुनिया भर का सबसे महान सभ्यताओं में से एक। और जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, केवल 30 से 50 साल में सब ध्वस्त हो गया, उनका कुछ नहीं बचा। उनके जो मंदिर थे, जो फायर टेम्पल से, सब जला दिए गए। उनके जो यूनिवर्सिटीज थे, सब तबाह हो गए। और कुछ अगर उनकी सभ्यता अगर आज भी जिंदा है तो हमारे भारत देश में, क्योंकि उनके वंशज हैं पारसी, जिन्हें शायद भारत माँ नहीं दी। लेकिन भारत देश आज भी जिंदा है। 1000 साल बाद भी आक्रमणकारी बार बार आते रहे। हाँ, कुछ लड़ाइयां हमने हारी, लेकिन कई लड़ाइयां जीती भी। इसीलिए हम आज जिंदा है, आज भी जिंदा है। हमारे पूर्वज कमजोर या कायर नहीं थे। हमारे पूर्वज बहुत शौर्यवीर थे। हमारे पूर्वजों ने कभी भी हार मानी नहीं। तो ऐसे नायकों की कहानी हमारे इतिहास से मिटा दी गई। इसलिए मेरे हिसाब से ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ राजा सुहेलदेव नहीं है, ऐसे बहुत नायक हैं। इनके बारे में पढ़ के हमें अपने अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करना पड़े कि उनने लड़ के हमारी सभ्यता को बचा के रखा। अभी हमें भी लड़ना है और अपनी सभ्यता को बचा के रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सुहेलदेव की कहानी पर मैं आता हूँ। क्रिस्प की महमूद गजनी एक बड़ा खतरनाक और बार्बरिक लुटेरा था। 17 बार उसने इंडिया पर अटैक किया, इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा। उसका एक राइट हैंड आदमी था, बल्कि उसका भांजा था सालार मसूद। ये सालार मसूद सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले में भी शामिल था, ऐसा हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं। ये सालार मसूद अपनी आर्मी लेकर के बहराइच आया था, और बहराइच में उसका जिससे सामना हुआ वो थे राजा सुहेलदेव, और राजा सुहेलदेव ने उन्हें धूल चटा दी। तो ये मोटा मोटी सुहेलदेव की कहानी है। लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि सुहेलदेव के बारे में अब तक जो जानकारी उपलब्ध रही है अमीश, वो बहुत कम रही है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे सुहेलदेव के बारे में जाना। मैंने ऐसे जाना था एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए। मैं पॉलिटिक्स कवर करता हूँ, और उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, SBSP। ओम प्रकाश राजभर उसके प्रेसिडेंट है। बीजेपी से अलायंस था उसका 2017 के इलेक्शन में, और मंत्री पद भी था राजभर साहब के पास। फिर वो अलग हो गए, नाता तोड़ लिया। तो जब वो पार्टी का नाम पहली बार सुना मैंने, तो मुझे रुचि हुई कि ये कौन है सुहेलदेव, और फिर कुछ लेख पढ़े, कुछ लोगों को सुना, तो ये मालूम हुआ कि हाँ, सुहेलदेव एक नायक थे। आपके लिए सुहेलदेव की जो कहानी आई है, मतलब मुझे मालूम है कि आपका जो लिखने का स्टाइल है वो हिस्ट्री और फिक्शन है, मतलब फैक्ट्स वही हैं, पर आपने उसको फिक्शनल तरीके से आप लिखते हैं। जैसे आपने शिव के बारे में लिखा या राम के बारे में। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सुहेलदेव के बारे में जो आपने चीज़ें ली हैं, उसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं? देखिए, ये राजा सुहेलदेव के बारे में लिखित रूप में काफी कम रेफरेंसेस है। पहली बार जो लिखा गया था कुछ सैकड़ों साल बाद लिखा गया था मिराटे मसूदी में, और फिर अंग्रेजों के जमाने में गजेट्स भी छापे गए जिसमें राजा सुहेलदेव के बारे में लिखा गया था। लेकिन अगर आप आधुनिक इतिहासकार, जो स्पेशली जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं, आप इनके मेथड्स को अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि सिर्फ लिखित सोर्सेस पर इतिहास नहीं लिखते हैं। ये जो लोक कथाएं हैं उनको भी स्टडी करते हैं। श्रुति परंपरा बोलते हैं जिसको, है ना, कि सुनने। करेक्ट। और आपने सही कहा। देखिए, भारत देश में हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि शास्त्र लोक परंपरा के ऊपर है या श्रुति के ऊपर है। एक बड़ा सुंदर संस्कृत लाइन है, शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी। तो भारत देश में हमने हरदम श्रुति परंपरा और आम लोगों में जो मान्यता है उसे इज्जत दी है भारत देश में। लेकिन जो वेस्टर्न लोग थे वो हाल तक सिर्फ लिखित रूप को मानते थे, जो लोक कहानियां थी उसको इतना नहीं मानते। लेकिन हाल में पिछले कुछ दशकों में उनने अपना नजरिया बदला है, पश्चिमी जो इतिहासकार। इसलिए आप देखेंगे कि इंग्लैंड में किंग एल्फ्रेड और किंग एडवर्ड द एल्डर, इन दोनों की कहानियां आज प्रचलित हो गई हैं। मतलब वो भी करीब 1100 साल पहले थे इंग्लैंड में, और उनके ऊपर इतने लिखित सोर्सेज नहीं है। ज्यादातर आप कह सकते हैं लोक कहानियां हैं। तो जो
पश्चिमी जो इतिहासकार हैं उनने अपना नजरिया बदल लिया है, लेकिन जो हमारे जो भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट इतिहासकार हैं, जो लट्टियंस के जो इतिहासकार हैं, वो अभी तक ब्रिटिश राज के जमाने में ही अटके हुए हैं और वो लोग कहानियों को इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। इसमें शायद सुधार की जरूरत है। मैं साफ साफ बता दूं, देखिए मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो कथाकार हूँ, तो स्टोरी टेलर। तो मैं ये कभी दावा नहीं कर सकता कि मेरी जो किताब है ये स्कॉलरली किताब है, नहीं, मैं तो कथाकार हूँ, मैंने तो कहानी लिखी है। लेकिन आशा है कि होपफुली कुछ स्कॉलर्स प्रेरित होकर राजा सुहेलदेव के ऊपर रिसर्च करेंगे और इनके ऊपर किताबें लिखेंगे, जो आशा है कि हमारे स्कूल सिस्टम और शिक्षा प्रणाली में भी ये कहानियां आ जाए। ठीक है। अमीश, इस पे फिर लौटेंगे और जो आपने हिस्ट्री की व्याख्या का जो दूसरा पहलू है जिसकी बात की आपने, उस पर उससे जुड़े भी कुछ सवाल हैं मेरे पास। लेकिन जो शिव ट्रिलॉजी थी वो बिल्कुल हिस्ट्री फिक्शन वाली शक्ल में लिखी गई है। अमीश का या राम वाली भी जो कहानी और ये वाली भी है, मतलब जैसे मैंने वो सीता को आपने मिथिला प्रदेश का प्रधानमंत्री कहा है, एक अलग मतलब कहानी है, पर कहानी को कहने का तरीका आपने अपना चुना है। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये कई बार थोड़ा जोखिम भरा भी होता है। मतलब आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा कई बार फिसलने का खतरा भी होता है कि इतिहास में आपके पास फैक्ट्स होते हैं, कहानी में आपको कहानियाँ बनानी होती हैं, तो एक रपटीली राह है दोनों को साथ लेकर चलना। फिर भी इस मुश्किल जॉनर से आपकी मोहब्बत की कहानी क्या है? देखिए, मुझे भारत देश से बड़ा प्रेम है, हमारी संस्कृति से बहुत प्रेम है, और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मुझसे मेरा छोटा सा योगदान हो कि हमारे पूर्वजों के फलसफे को हम थोड़ा समझें और उसे आज के आधुनिक जिंदगी में उसे अपनाएं। और ये सबसे बेहतर कहानी के द्वारा ही होता है। और आप देखेंगे कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये जो परंपरा रही है, ये कहानियों के द्वारा हमारे पूर्वजों से जो हम जो सीख पा सकते हैं तो कहानियों के द्वारा पेश किया जाए, ये तो काफी प्राचीन परंपरा है। आप देखेंगे रामायण के कई वर्णन है। अगर उत्तर भारत में हम किसी से भी पूछें कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन है क्या, लक्ष्मण रेखा है क्या रामायण में, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन तो नहीं है। लक्ष्मण रेखा का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है, और चूंकि रामानंद सागर जी की जो 1980s की जो टेलीविजन सीरियल थी उसमें लक्ष्मण रेखा दर्शाया गया, तो इसलिए ये जो शहरी इलाके हैं और जो उत्तर भारत है उसमें ये धारणा बैठ गई है कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन है रामायण में। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण। और ये तो हमारे पौराणिक कथाओं पे हो गया, लेकिन इतिहास के मामले में भी ये परंपरा तो रही है। आप पृथ्वीराज रासो को अगर आप पढ़ें, सुंदर कहानी है, लेकिन हाँ, वो एग्जैक्ट ऐतिहासिक फैक्ट्स को फॉलो नहीं करती। लेकिन जो कथाकार हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है कि देश के लिए जो फलसफा भले का हो। जैसे मेरे हिसाब से हम राजा सुहेलदेव से ये सीख सकते हैं कि भारतवासियों को एक होना होगा। अगर हम एक हो जाएं तो कोई विदेशी हमें हरा नहीं सकता है। अगर 1000 साल पहले से राजा सुहेलदेव का कोई संदेश उन तक पहुंच रहा है तो ये संदेश ये है। तो कहानी को कैसे लिखा जाए कि ये संदेश साफ साफ दिख जाए पाठकों को, तो कथाकार तो ऐसे लिखता है। स्कॉलर्स जो है उनका काम अलग है, वो प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक लिखते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज लिखते हैं, जो कि कार्य अलग है, बड़ा काम करने का नजरिया अलग है। हाँ अमीश, इसमें ना एक बात ये आती है, ये दलील ये दी जा सकती है कि अभी तक आप माइथोलॉजिकल फिक्शन लिख रहे थे, वो जॉनर था, अभी ये हिस्ट्री है। तो ये कोई फ़र्क महसूस हुआ आपको लिखते हुए कि जैसे अगर आपने सीता को प्रधानमंत्री बता दिया एक मिथिला प्रदेश की तो कोई भी उससे ऑफेंड नहीं होगा, पर एक हिस्टोरिकल कहानी जिसके बारे में चीज़ें अभी कम उपलब्ध हैं उसमें वो सावधानी बरतते हुए लिखना कि कोई गलत फैक्ट को मैं कोई गलत बीज ना बो दूं, किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन न चली जाए, वो सावधानी किस तरह से बरती, ये समझना चाहते हैं। ये देखिए, अगर आप सीता माँ और प्रभु श्री राम की कहानियों को अलग समझ रहे हैं तो शायद मैं इस बात से तो सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे ठीक है अंग्रेजी में अगर बातचीत हो तो ठीक है मिथोलॉजी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जबरदस्ती लड़ाई वड़ाई तो करता हूँ नहीं, तो किसी को अगर मिथोलॉजी कहना है तो ठीक है भैया, आपके ऊपर है। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में हिस्ट्री को इतिहास कहा जाता है और महाभारत को भी तो इतिहास ही कहा जाता है ना भाई। हम भारतवासियों के मन में तो हमारा मानना तो एकदम साफ है कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो तो असली में थे। मतलब मेरा मानना है, आपको नहीं मानना है आपके ऊपर, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर रहा हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ महाभारत रामायण भी उतना ही इतिहास है जितना हम अपने हिस्ट्री बुक्स को लेते हैं, मेरा ये मानना है। तो जब मैं लिख रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था अमीश जी, नहीं मैं ये कह रहा था कि उसकी कहानियां दरअसल लोगों ने सुनी हैं,
तो उसमें अगर आप एक जैसे शिव को कबीले का सरदार बताते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस है उसका, क्योंकि लोग जानते हैं असल कहानी और शिव एक ईश्वर के तौर पर स्थापित हैं। चलिए मैं मिराते मसूदी से हम लोग थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं कि ये मिराते मसूदी 500-600 साल बाद लिखी गई थी सुहेल देव के होने के। सूफी स्कॉलर अब्दुल रहमान चिश्ती ने इसको लिखा था, जहांगीर के दौर की बात है ये। तो इसमें जो सुहेल देव का जिक्र है वो किस तरह से, वो सकारात्मक है? मैंने पढ़ी नहीं है, पर चूंकि आपने कहानी लिखी है, आपने आई एम श्योर देखा होगा, उसमें वो सकारात्मक तरीके से सुहेल देव का जिक्र है या नकारात्मक है? भारत के नायक की तरह उनको बताया गया, क्या क्या उसमें उसके टेक अवेज क्या है मिराते मसूदी में सुहेल देव के जिक्र के? देखिए, वो तो तुर्कियों का लिखा गया किताब है, तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के बारे में वो कैसे बात करेंगे। जैसे अगर अंग्रेज हमारे ऊपर लिखें, अब अंदाजा लगा सकते हैं वो हमारे पूर्वजों के बारे में कैसे लिखेंगे। अगर अंग्रेज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर किताब लिखते हैं, उन्हें सकारात्मक तरीके से तो नहीं लिखा था अंग्रेजों ने। दुख की बात यह है कि जब अंग्रेज चले गए तो जो एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकार रहे, उनने भी अंग्रेजों के तरीकों को ही अपनाए रखा। लेकिन अगर अंग्रेज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सकारात्मक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसा उनके रास्ते पर चलेंगे। हम अंग्रेजों के रास्ते पर क्यों चलेंगे? हमारे लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तो हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। उसी तरीके से मैं मानूंगा कि राजा सुहेल देव को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। जिन्हें हम मुगल बुलाते हैं, वो खुद अपने आप को मुगल नहीं बुलाते थे, वो खुद अपने आप को तैमूरिया बुलाते थे। तैमूरिया मतलब तैमूर के वंशज। और तैमूर कौन था? तैमूर भी तो तुर्की था। और हमारे बॉलीवुड पिक्चरों ने भी एक ऐसा ये कर दिया है कि वो दिखाते हैं कि भाई अगर अंग्रेजों के राज को दिखा रहे हैं तो अंग्रेजों को दिखाने के लिए किसी गोरे को खड़ा करेंगे, टॉम ऑल्टर को या किसी को भी। लेकिन अगर दिल्ली सुल्तान या मुगल के बारे में दिखा रहे हैं तो किसी हिंदुस्तानी को खड़ा कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी मतलब रणवीर सिंह, मतलब उनका मानना है, या रजिया सुल्तान मतलब हेमा मालिनी, या अकबर मतलब ऋतिक रोशन। बट एक्चुअली वो लोग तो तुर्की थे। हमें वो चीनी तरह दिखते, चाइनीज की तरह दिखते, भारतीय बिल्कुल नहीं दिखते। वो थे विदेशी। बॉलीवुड पिक्चरों में दर्शाया जाता है कि वो रजिया सुल्तान उर्दू में बात कर रही है या अलाउद्दीन खिलजी उर्दू में बात कर रहा है। नहीं भाई, वो उर्दू में बात नहीं करते थे, वो तुर्की या पर्शियन में बात करते थे। मतलब उनकी कोई बात हमें कुछ समझ में ही नहीं आती। उर्दू क्या है? उर्दू हिंदी है जिनमें फारसी शब्द और कुछ अरबी शब्द मिलाए गए हैं, लेकिन ग्रामर तो पूरा हिंदी है। इसलिए हमें फारसी, अरबी, तुर्की हमें समझ में नहीं आती है भारतीयों। लेकिन कोई भी जो हिंदी में बातचीत करता है, उर्दू बड़े आराम से समझ में आ जाती है। उर्दू हिंदी तो बहने हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं आधुनिक भारतीय के दिमाग में बैठा दिया गया है कि भाई ये तो भारतीय मुसलमान थे। नहीं, भारतीय मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी थे। और अगर विदेशी थे तो हमारे पूर्वजों के बारे में कैसे लिखेंगे, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, उनकी कहानी को पढ़ना है तो पढ़े, लेकिन मैं उनकी कहानी को तो मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नजरिया तो ये है कि राजा सुहेलदेव एक नायक थे, एक महानायक थे, भारत के नायक थे। सिर्फ यूपी के महानायक नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के महानायक। कहानी उसी अंदाज से लिखी जानी चाहिए, क्योंकि भाई मैं तुर्की थोड़ी हूँ, मैं तो भारतीय हूँ। जी, सुहेलदेव के बारे में आप उनके कैरेक्टर की कुछ बातें अगर शेयर कर सकें, कि जो क्रिस्प कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा उनके कैरेक्टर की जो बोल्ड बातें आपको लगी और जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ें हैं उनके कैरेक्टर की, वो अगर बताएं तो। जैसा मैंने कहा, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, वो तो मैं कथाकार के दर्जे से बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से राजा सुहेलदेव से कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। एक कि अगर हम भारतवासी एक हो जाएं, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता। कठिनाई ये है कि हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने में इतना आनंद आता है कि कई बार कोई विदेशी आक्रमणकारियों को उनको हमें हराने की जरूरत नहीं होती, हम खुद अपने आप को हरा देते हैं अंदरूनी बिखराव के कारण। तो सबसे पहले तो राजा सुहेलदेव से हम ये सीख सकते, एकता की जरूरत है। दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं, एक संस्कृत में एक लाइन है, शटे शाट्यम समाचरित। राजा सुहेलदेव ने तुर्की सेना के, तुर्की लश्कर के एक भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ा, एक भी सिपाही को, सबको मार दिया। उनका मानना ये था कि अगर ऐसे दुष्ट शत्रु हैं हमारे, अगर हमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया, वापस आएंगे वो। तो उनका नजरिया शायद प्रभु श्री कृष्ण की तरफ और था। प्रभु श्री राम कहते थे कि भाई लड़ाई करो तो हरदम सत्य के साथ लड़ाई करो, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण कहते थे कि जैसा तुम्हारा दुश्मन है वैसा ही बर्ताव तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने दुश्मन को हराया नहीं, दुश्मन वापस आएगा। और जो आम जनता जो योद्धा के पीछे खड़ी हुई, ये आशा के साथ कि ये योद्धा
उन्हें बचाएगा तो शायद वो आम जनता फिर से खतरे में आ सकती है। तो अगर ऐसा क्रूर दुश्मन है जैसे तुर्की थे, तो राजा सुहेलदेव ने कहा था इनको सिर्फ हराना नहीं है, इनको जड़ों से उखाड़ना है। उसे भी हमें थोड़ा सीखना चाहिए। अगर हमारे विदेशी दुश्मन ऐसे हैं जो युद्ध का कुछ भी नियम पालन नहीं कर रहे हैं, हमें शठे शाट्यम समाचरित करना पड़ेगा, जैसा हमारी 5 बिहार रेजिमेंट ने किया। चीन वाला हम पहला वार हमारा नहीं होगा, लेकिन शिव जी की कसम आखिरी वार हमारा होगा। अमीश, जब हम आखिरी बार मिले थे 2015 में, साइन ऑफ इक्ष्वाकु आई थी, तो मैंने कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जो थोड़े पॉलिटिकल नेचर के थे, और आपने बड़ी ही चतुराई से, मैं तो स्किल मानता हूँ उसको, कि आपने उनको डॉज कर दिया कि ये मेरा एरिया नहीं है। लेकिन अभी मैं राजनीति के ऊपर तो कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। सॉरी, लेकिन क्षमा कीजिए, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि नहीं अच्छी बात है, मतलब कोई खुल के बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, इतिहास की किताबों में सुहेलदेव कई बार नहीं मिलते, जो अभी हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि ये हिस्टोरियंस की चूक है कि उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। मैं इसमें एक दूसरा सवाल मेरा है कि क्या उन्हें अपनी जाति का भी नुकसान आप समझते हैं हुआ कि उन्हें हिस्टोरियंस ने इग्नोर किया, क्योंकि वो राजपूत नहीं थे, वो राजभर समाज से आते थे, इसलिए जो उनकी गाथाएं थी वो लिखी नहीं गई और उतनी पॉपुलर नहीं हुई? इसके ऊपर शायद मुझे टिप्पणी करना, मतलब ये तो जो इतिहासकार हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकार, उनसे पूछना चाहिए भाई कि भाई उनने राजा सुहेलदेव को नजरअंदाज क्यों किया, उनसे पूछना चाहिए। और केवल राजा सुहेलदेव को नहीं, आप देखेंगे उनने गुर्जर प्रतिहारा को नजरअंदाज किया है, महाराज मिहिरा बोज को नजरअंदाज किया है, महाराज ललितादित्य मुक्तापीड़ा को नजरअंदाज किया है, जो चोल साम्राज्य था उनको पूरा वाइप आउट कर दिया है। मराठा साम्राज्य को, कई बार लोग समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से जीता, गलत है। वो मुगलों को मराठाओं ने हराया, अंग्रेजों ने भारत मराठाओं से जीता। लेकिन मराठा साम्राज्य को तो पूरा मतलब नजरअंदाज कर दिया है हमारे ऐतिहासिक किताबों में। पाला जो साम्राज्य था, बौद्ध धर्म का साम्राज्य था, बंगाल में था, और पूरे भारतवर्ष पर उनका राज था। एक समय ऐसा था जो अहोम जो साम्राज्य था, असम का। ये उन इतिहासकारों से ये पूछना चाहिए, क्योंकि एक संजीव सान्याल करके एक स्कॉलर हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे जो आज के मतलब आधुनिक दौर में जो इतिहास के जो किताबें हैं, उनमें 2 खामियां हैं। एक तो बहुत दिल्ली सेंट्रिक है कि अगर कोई भी साम्राज्य अगर उनका दिल्ली में केंद्र नहीं था तो उसे हटा दिया जाता है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ साम्राज्य जो बहुत ही विशाल थे, जैसे मौर्य, गुप्ता, जिनका केंद्र बिहार था, लेकिन वो बहुत ही विशाल थे, उन्हें कैसे भुलाया जाए, तो ठीक है उन्हें इंक्लूड कर दिया है। लेकिन बाकी सब, जैसे मैंने आपको अभी लिस्ट पढ़ाई, और ऐसे तो बहुत थे, सातवाहन इतने थे, कलिंगा, लेकिन जो बहुत महान थे, विशाल थे, लेकिन जिनका केंद्र दिल्ली नहीं था, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मुगल साम्राज्य काफी विशाल था, मैं मानता हूँ उसे तो कवर करना चाहिए, लेकिन लोधी तो एक तरह से जमींदार थे, तो उनके बारे में इतना क्यों लिखा जाता है? क्यों? क्योंकि उनका केंद्र दिल्ली था। तो एक ये प्रॉब्लम है हमारे इतिहास के किताबों में, सब पूरा दिल्ली से। और जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है भाई, भारत के और भी अलग भाग हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में भी लिखना चाहिए। तो ये एक कठिनाई रही है। दूसरी बात, हमारे जो इतिहास किताब हैं, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकारों ने लिखा है, ये हमारा इतिहास नहीं है, हमारे इन्वेडर्स का इतिहास, जिनने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उनके बारे में हमें सिखाया जाता है, हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं सिखाया जाता। ये 2 कठिनाइयां हैं। अमीश, मतलब चूंकि आपने इतिहास से जुड़ी हुई ये किताब लिखी है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और समझने के लिहाज से ही सिर्फ, कि क्या उस समय ऐसा होता था कि किसी जाति के लोग एक छोटे राज्य का ही राजा बन पाते थे? मतलब राजा क्या प्रेम में या स्नेह में दी गई उपाधि की हम बात कर रहे हैं, या वाकई राजा सुहेलदेव किसी एक छोटे राज्य के राजा थे? मतलब मैं एक सबाल्टर्न समाज का आदमी क्या राजा हुआ करता था उस वक्त, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इस बारे में कोई आपने चूंकि रिसर्च की होगी किताब लिखने से पहले, लिखने के दौरान, जो सबसे महान जो साम्राज्य थे, ज्यादातर कई उनमें उनके जो राजा थे वो तो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, गुप्ता बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज बाय बर्थ वो तो क्षत्रिय नहीं थे। एक जमाना था, ये डॉक्टर अंबेडकर में भी हु द शूद्रास, उनकी जो किताब है हु द शूद्रास, मैं हरदम कहता हूँ कि लोग डॉक्टर अंबेडकर की का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी किताबों तो वो ज्यादातर पढ़ते नहीं है, और ये दुख की बात है। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो इन हु द शूद्रास डॉक्टर अंबेडकर ने खुद टेक्स्ट को स्टडी करके बताया था कि एक जमाना था कि भारत देश में इंसान का दर्जा उसके जन्म पे नहीं, उसके कर्म पर होता। धीरे धीरे ये प्रथा बदल गई।
डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक ये करीब 1000 से 1500 साल पहले, मतलब आज के 1000 से 1500 साल पहले हुई। और आप देखेंगे कई ऐसे, मतलब आप भगवत गीता में पढ़ लें, उनमें प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि उनने कहा कि उनने 4 वर्ण गुण और कर्म के ऊपर बनाए, जन का कहीं मतलब नाम नहीं है, जन शब्द है ही नहीं उसमें। वाल्मीकि रामायण में एक महर्षि थे जो अयोध्या राज परिवार के राज पुरोहित थे, मतलब वो बहुत ऊंचा दर्जा है, प्रभु श्री राम के राज पुरोहित, जिनका नाम था महर्षि सत्यकाम जाबाली। जाबाली उपनिषद की रचना उनने की थी। महर्षि सत्यकाम जाबाली एक सिंगल शूद्रा मदर के बेटे थे, ये सुपुत्र थे। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उनके पिताजी कौन है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा उस जमाने में। वो महर्षि थे, सिर्फ मतलब अयोध्या राज परिवार के प्रभु श्री राम के राज पुरोहित थे। तो एक जमाना था जब इंसान का दर्जा उसके कर्म और उसके गुणों पर बनता था। उस जमाने को फिर से लाने की सख्त जरूरत है। ठीक है अमीश, मैं नहीं चाहता कि किताब के आप अपने स्पॉयलर्स दें, मतलब कहानी है, कहानी लिखी है, मैंने ऑर्डर की हुई है, मेरी कल डिलीवर हो रही है, तो मैंने पढ़ी नहीं है अभी किताब। लेकिन क्या हुआ जंग में सलार मसूद को हराने के बाद सुहेल देव का क्या हुआ? वो कब तक रहे, रूलर की हैसियत से थे तो उनका शासन किस तरह का था, उसके बारे में लोक परंपराएं क्या कहती हैं, उनकी मौत के बारे में क्या कोई स्पष्टता हमारे पास है? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो एक्चुअल में क्या हुआ उसके ऊपर तो मुझे टिप्पणी करना नहीं चाहिए, स्कॉलर्स करें। लेकिन कहानी में मैंने ये दिखाया है कि युद्ध के बाद राजा सुहेल देव ने सोमनाथ जी की, सोमनाथ मंदिर की फिर से स्थापना की, और कहानी वहां पे अंत होती है कि उनने सोमनाथ जी को फिर से बनाया और प्रभु शिव जी को, महादेव को की प्रतिमा को आदर पूर्वक सोमनाथ जी में फिर बसाया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो कहानी का अंत वहां पे हुआ। और जहाँ पे राजा सुहेल देव एक स्पीच देते हैं, एक भाषण देते हैं, हम ये मंदिर वापस क्यों बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को कि जितने आक्रमण करना है कर लो, हम मरेंगे नहीं, हमारी संस्कृति मरेगी नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन इतिहास की किताबों में जो उपलब्ध इतिहास है, सोमनाथ मंदिर से राजा सुहेलदेव का कोई सीधा रिश्ता हो ऐसा तो दिखता नहीं है। ये ज़रूर है, ये कहा जाता है कि सालार मसूद उस हमले में शामिल था जो सोमनाथ पे किया था गजनी ने। फिर उसके बाद सालार मसूद यहाँ आया बहराइच में, तो वो बैटल ऑफ बहराइच में हुआ और अपनी ज़मीन को बचाते हुए सुहेलदेव ने सालार मसूद को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। तो वो अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई थी, वो सोमनाथ को रिक्लेम करने की तो नहीं थी। तो जैसा मैंने कहा, जो एक्चुअल इतिहास है वो स्कॉलर्स इसके ऊपर चर्चा करें, रिसर्च करें। मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि मेरी कहानी सब एक स्कॉलरली थीसिस है। मैंने साफ साफ किताब के बिगिनिंग में भी कहा है और अपने वक्तव्य, अपने इंटरव्यूज में भी मैंने ये बार बार कहा है कि ये कहानी, मेरी आशा है कि कुछ स्कॉलर्स, क्योंकि अभी तक इतना स्कॉलरली स्टडी नहीं हुआ है राजा सुहेलदेव के ऊपर, मेरी आशा है कि भाई कुछ स्कॉलर्स इस पर रिसर्च करें। मैं फिर वापस लौटूंगा, लगातार सुहेलदेव की बात हो रही है इसलिए एक ब्रेक के तौर पे ये सवाल पहले ही मैं पूछना चाहता था। ये सवाल थोड़ा सुहेलदेव से अलग है, वापस सुहेलदेव पे लौटेंगे, लेकिन ये है आपके फीमेल कैरेक्टर्स के डिपिक्शन पे। जैसे आप फीमेल कैरेक्टर्स को, जैसे शिवा ट्रिलॉजी में सती का चित्रण है या जो काली का या कृतिका का चित्रण है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी बोल्ड डायलॉग, मजबूत डायलॉग आपने अपने महिला किरदारों के लिए रखे हैं। वो कहीं से कमज़ोर नहीं है, मतलब वो अबला नारी नहीं है ना, उस तरह की महिलाएं हैं कि उनकी आंखों में देखें तो पुरुष भी जो है अपना सिर झुका लें। लेकिन इसके बाद भी वो महिलाएं अपने कस्टम्स से, अपनी सभ्यता से बहुत प्यार करती, मतलब वो जो वस्तु स्थिति है उसको बदलना नहीं चाहती, वो उन्हें लगता है कि ये आदर्श सिस्टम है। तो ये महिलाएं मजबूत हैं, जैसे रामचंद्र सीरीज में आपने दिखाया सीता प्रधानमंत्री हैं मिथिला की, बिल्कुल मजबूत कैरेक्टर्स हैं। मैं थोड़ा थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूँ फीमेल कैरेक्टर्स के डिपिक्शन का, कि उसमें क्या, मुझे कभी पढ़ते हुए लगा कि ऐसा लगा कि आपने कहीं उसमें थोड़ा सा फेमिनिज्म शामिल किया है, जो कि बहुत ही नया, एकदम नया आधुनिक विचार है जो उस ज़माने में तो होता नहीं था। लेकिन उसमें कोई बड़ा बदलाव स्त्रियों के जरिए होता हुआ नहीं दिखाया। वो मजबूत तो हैं पर वो सिस्टम में बदलाव में कोई, उसको वस्तु स्थिति को बदलने में कोई अहम भूमिका निभाती नहीं दिखती। देखिए, एक पश्चिमी इंटरप्रिटेशन है फेमिनिज्म का, जो कई हद तक एक अंग्रेजी शब्द है निहिलिज्म, कि इसका एकदम एक सही अनुवाद हिंदी में है नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है कि
निहिलिज्म मतलब पुराना जो है सब जला दो, बर्बाद कर दो और फिर से एक नई शुरुआत करो। और पश्चिम में कई ऐसे फिलोसफीज हैं जो निहिलिज्म में विश्वास करते हैं, मार्क्सिज्म भी और उनका फेमिनिज्म भी। निहिलिज्म मतलब जो प्राचीन है सब सब खराब है, सब जला दो और एक नई शुरुआत करो। भारत में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही। भारत में हरदम ये परंपरा रही है कि भाई प्राचीन जमाने से जो अच्छी बात है उन्हें आगे लिया जाए, जो बातें शायद आज के आधुनिक माहौल में सही नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए, और आधुनिक माहौल की जो अच्छी बातें हैं उन्हें जोड़ लिया जाए। इसीलिए हमारी जड़ें बहुत कमजोर हैं, हम कभी अपने जड़ों को काटते नहीं। निहिलिज्म का मतलब यह है कि आप अपने सारे जड़ों को आप काट दीजिए, और आप देखेंगे कि भाई जो सभ्यताएं अपने सब जड़ों को काट देती हैं, कई बार वो काफी कमजोर भी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कुछ सैकड़ों सालों तक कि भाई ये तो बहुत रफ्तार से फैल रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो गिरते हैं बहुत ही अचानक और बहुत जल्द से गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ जड़े ही नहीं है। निहिलिज्म का वो है। इसी तरीके से आप भारतीय फेमिनिज्म को भी देखें तो कई बार मैंने कहा भी है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी प्राचीन बातें थी जो हम भूल गए हैं मैं बस उसे याद दिला रहा हूँ बस। तो ये कि मर्द और महिला में बराबरी की इज्जत देनी चाहिए, ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे सबसे पुराना शास्त्र तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कई सूक्त ऐसे हैं जिन्हें ऋषिकाओं ने लिखा है, फीमेल ऋषिस। मतलब हमारी संस्कृति ऐसे थी कि क्योंकि ऋषिकाएं क्या मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू जो प्रॉफिट्स एंड मसायाज हैं वेस्टर्न रिलीजन्स में। तो हमारी संस्कृति ऐसी थी जहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ फीमेल प्रॉफिट्स होते थे। बताइए कौन सी दूसरी संस्कृति है जो ऐसी। आप सीता माँ का जिक्र कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण लोगों ने सुनी है, लेकिन दुख की बात है कई लोगों ने पढ़ी नहीं है। लेकिन वाल्मीकि जी के मतलब कहा जाता है कि उनने 3 रामायण की रचना की थी। एक थी वाल्मीकि रामायण, दूसरी थी आनंद रामायण, तीसरी थी अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण में 2 रावण है और शक्तिशाली रावण बड़ा रावण था जिसका वध प्रभु श्री राम ने नहीं किया, देवी सीता ने किया, और ये वाल्मीकि जी के अद्भुत रामायण में लिखा गया। हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ है कि रानियां देश को चला रही हैं, मतलब अपने नाम पर। जैसे प्रभावती गुप्ता जी थी 2200 साल पहले वाकटक साम्राज्य में। रुद्रमा देवी जो काकड़िया साम्राज्य की महारानी थी, वो खुद अपने सेना का नियंत्रण करती थी, मतलब आगे सबसे पहले वो कूदती थी युद्ध में। तो हमारी परंपराओं में ऋषिकाएं रही हैं, महारानियां रही हैं। महिला को बराबरी का दर्जा देना ये कोई मेरे हिसाब से कोई पाश्चात्य इनोवेशन नहीं है, ये असली भारत का प्रतीक है। ठीक है, मैं बस उसी को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कहानियों के द्वारा। अमीश, हाँ, आखिरी क्वेश्चन है कि मतलब चूंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक वो है दुर्भाग्य से, सुहेल देव है ना। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उनके नाम से एक पार्टी है, और सिर्फ पार्टी ही नहीं उनके नाम से, मतलब उसमें पासी समाज को भी उस स्फेयर में लाने की कोशिश की गई। राजभर जाति जो अब तक ओबीसी में थी उसे 2019 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया 2019 में। 2016 में अमित शाह जब पार्टी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, तो बहराइच में उन्होंने राजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण किया। तो उसको, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीएसपी भी, समाजवादी पार्टी भी कोशिश करती रही है उनकी विरासत को अपनाने की। सुहेलदेव एक्सप्रेस शुरू हुई थी, भारतीय रेलवे ने शुरू की, जबकि ये हमने एक नियम बनाया था कि हम पर्सनैलिटीज़ के नाम पे ट्रेन्स का नाम नहीं रखेंगे। इसके बाद भी सुहेलदेव एक्सप्रेस 2016 में हुई। वो गाजीपुर जाती है, वही वो जगह है जहाँ सुहेलदेव समाज पार्टी का गढ़ है। बीजेपी और आरएसएस को सुहेलदेव की कहानी बहुत पसंद आती है। उसकी वजह यह है कि उसको बार बार इस तरह से पेश किया जाता है कि ये राजभरों के योद्धा थे, पासियों के योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। ये जो कहानी है, जो ये उनका पर्सपेक्टिव है, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, मैं राजनीति पे कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरा घर महाराष्ट्र में है, मुंबई में। कुछ पार्टियां हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर कभी कभार राजनीति हो जाती है, और मेरा मानना है कि भाई राजनेता वो करेंगे जो राजनीति में होती है, ये इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई मराठाओं के ऊपर अगर कोई राजनीति हो रही है, मराठा साम्राज्य के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, तो कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि भाई हम जो आम इंसान हैं, आम आदमी हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कहानियां ना लिखें या उनकी इज्जत ना करें, क्योंकि अगर हमने किया तो वो राजनीतिज्ञ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है। कुछ काम राजनेता करते हैं वो उनके दायरे में है, कुछ काम समाज करता है समाज के दायरे में। और मेरा मानना है कि राजा सुहेलदेव भी ऐसे ही। मेरा मानना है कि वो भारत माँ के महान नायक हैं, भारत माँ के महान सपूत हैं।
ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ अमीश जी, मतलब चूंकि आपके पास समय कम है इसलिए। संघ की कुछ पुस्तिकाओं में ना इस तरह का जिक्र है आरएसएस की कि सालार मसूद को ये लगा कि सामने हिंदू राजा है, तो मैं अपनी सेना के आगे गाय और बैल रखता हूँ ताकि बड़ी संख्या में, चूंकि गाय की पूजा करते हैं हिंदू राजा, तो वो गाय पर तीर तो चलाने से रहे और इस तरह मैं हरा दूंगा। लेकिन सुहेल देव ने युद्ध के पहले ही सालार मसूद के जो सारे गाय बैल थे उनको खुलवा लिया। आरएसएस ये कहता है कि ये, मतलब ये कहानी मतलब कहीं लिखी नहीं है, हो सकता है श्रुतियों में हो। दरअसल उसको एक रेस्क्यू की तरह पेश किया जाता है कि सुहेलदेव एक गो रक्षक भी थे, गो प्रेमी व्यक्ति थे, और उन्होंने गायों की जान भी बचाई और सालार मसूद को एक स्ट्रैटेजिक झटका भी दिया युद्ध में। तो ये कहानी है, आपने मतलब इस तरह की ये कहानियां जिनका एक पॉलिटिकल अंडरटोन है, उनको आपने अपनी इस कथा में इस्तेमाल किया है कहीं? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो असल में क्या हुआ वो तो स्कॉलर्स ही जाने, और क्योंकि राजा सुहेल देव के ऊपर इतने सेकेंडरी सोर्सेस किताब लिखे नहीं है तो इस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा। लेकिन मराठाओं के ऊपर कई ज्यादा स्कॉलरशिप हुआ है, सेकेंडरी सोर्सेज लिखे गई, और ये एक, जहां तक मुझे याद है, एक बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव थे, उनमें उनकी एक लड़ाई में निजाम ने ऐसा किया था कि गायों को आगे कर दिया था। और ये बात याद रखनी होगी कि पेशवा बाजीराव की सेना में मुसलमान भी थे, भारतीय मुसलमान थे, लेकिन जो निजाम थे उनने ये किया था। तो ये एक बैटल स्ट्रैटेजी था उनका, और पेशवा बाजीराव ने उसको कैसे मैनेज किया था, क्योंकि पेशवा बाजीराव, आपको याद होगा, करीब उनने 39 लड़ाइयां लड़ी थी, उनमें से एक भी हारा नहीं था उनने। ये एक अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड है दुनिया में किसी भी जनरल के नाम पे। तो कभी कभार हाँ, ये स्ट्रैटेजी तो हुआ तो था। लेकिन सुहेल देव के बारे में आपने रिसर्च की होगी, तो उनके बारे में ये मिली आपको कहानी कि सुहेल देव के साथ भी इस तरह का? मैंने कहा कि देखिए, एक रिसर्च होता है स्कॉलर का और एक रिसर्च होता है कथाकार का। अगर आप कथाकार से पूछें कि कहानी का फलसफा क्या है तो वो आराम से बता सकता है, लेकिन अगर आप कथाकार से पूछें कि सत्य क्या है, भाई वो तो स्कॉलर ही बता सकते हैं ना। कथाकार का धर्म ये है कि कहानी के द्वारा जो फलसफे हो उसे पेश करने की कोशिश की जाए, सत्य तो स्कॉलर ही निकाल पाएंगे। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि मेरे हिसाब से राजा सुहेल देव की कहानी का संदेश ये है, अगर हम सब भारतवासी एक हो जाए तो कोई भी विदेशी हमें हरा नहीं सकता। और राजा सुहेल देव ने वही किया, तुर्की आक्रमणकारियों को ध्वस्त कर दिया और इतनी बुरी तरह से उन्हें हराया कि 160 साल तक कोई भी तुर्की की हिम्मत नहीं हुई कि वापस भारत देश आए। सुहेल देव के बाद नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं? बस ये आखिरी चीज है, इस पे खत्म करते हैं। ये मैं रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब लिख रहा हूँ, तो आशा है कि अगले साल में प्रकाशित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अमीश त्रिपाठी, बहुत सर खाया मैंने आपका, बहुत मज़ा भी आया आपसे बात करके, और आपकी ये किताब भी अच्छा करे बिक्री के स्तर पर भी, और लिखते तो आप अच्छा ही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू कुलदीप जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे लेखक अमीश त्रिपाठी, इनके साथ हमारी बात चैट आपको कैसी लगी लिख कर बताइए radio@aajtak.com पर। चाहें तो आप अपनी राय हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करके भी ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर।